चलो चालू करते हैं ना। क्या पढ़ने वाले अपन लोग आज? पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर से समझो होता क्या है। अल्सर का मतलब क्या होता है, पेप्टिक का मतलब क्या होता है। पेप्टिक मतलब क्या, अपने जीआईटी से रिलेटेड होगा, मतलब क्या, स्टमक और ड्यूडेनम। और अल्सर का मतलब क्या, जैसे मान लो क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स की टिश्यू है। जब ऊपर वाली लेयर डैमेज हो गई ना, तो जो नीचे का लेयर दिखने लग गया अपने को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्सर। तो वही पेप्टिक अल्सर मतलब अल्सर क्या हुआ, किसी भी कारणों से अपना म्यूकोसा डैमेज हो गया, और जैसे ही म्यूकोसा डैमेज हुआ तो अपने नीचे की टिश्यू दिखने लग गई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। तो कॉजेज़ के दो मेन होते हैं, एक एच पाइलोरी के कारण और एक NSAID के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण, पर और भी हम लोग देखेंगे अभी। तो चलो सबसे पहले ये समझो कि सिक्रीशन होता कैसे है। तो देखो 3 सेल्स बनाना है अपने को, 3 सिर्फ। एक अपन लोग ने लाल से बनाया, एक उसके अगेंस्ट में ब्लू से बनाया, और एक ऊपर से कवरिंग बना दी। ठीक है, 3, एक लाल, एक ब्लू और एक कवरिंग। तो जो ऊपर से सुपरफिशियल सेल्स उनको क्या कहेंगे, एपिथेलियल होते हैं ना ऊपर में, तो सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, जो लाल से बनाया उसके अंदर क्या है, एसिड भरा है, मतलब क्या, अपना ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल सेल। पैराइटल याद करो, ऑक्जेंटिक छोड़ दो, पैराइटल सेल। और जो नीले से बनाया गया है उसके अंदर क्या भरा हुआ है, पेप्सिन। तो ये पेप्टिक सेल्स है जो कि पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है, वो गैस्ट्रिक एसिड के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही है फिजियोलॉजी ऑफ सिक्रीशन। अपने पास टोटल 3 सेल्स थी, 3 सेल में सबसे ऊपर लाल और नीला, सबसे ऊपर में सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स जो कि म्यूकस और बाइकार्बोनेट सिक्रीट करता है। लाल मतलब क्या, पैराइटल सेल्स जो कि गैस्ट्रिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करता है। और पेप्टिक सेल जो कि पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। इतना अगर कन्फ्यूजिंग हो रहा है तो सिर्फ तुम एक चीज़ याद कर लो, पैराइटल सेल क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक एसिड। सिर्फ अपने को यहाँ पे यही काम आएगा बस। तो देखो अपन लोग इसको इनलार्ज करके देखते हैं तो क्या दिखेगा अपने को, ये क्या है, पैराइटल सेल। तो पैराइटल सेल में 3 अलग से रिसेप्टर बनाया गया, एक अलग से। तो एसिटिलकोलिन से इस रिसेप्टर्स को याद कर लो। एसिटिलकोलिन मतलब क्या, ACH। ए मतलब क्या, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स। जी मतलब क्या है, गैस्ट्रिन रिसेप्टर। और H मतलब जी से, C से मतलब क्या, आप लोग जी बना दिए, जी मतलब गैस्ट्रिन रिसेप्टर। और H से मतलब क्या, हिस्टामिन रिसेप्टर। अब इन तीनों रिसेप्टर पे इनके रिस्पेक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर जब बाइंड करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, अपना एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सिंपल। लेकिन जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे क्यों होते हैं, क्योंकि वो ख़राब चीज़ को घटाते हैं, अच्छी चीज़ को बढ़ाते हैं। मतलब क्या, म्यूकोसा बाइकार्बोनेट कहाँ से निकल रहा था, सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल से, उनको बढ़ाते हैं। और जो एसिड चीज़ें उनको घटा देते हैं। तो इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को घटाते हैं। तो हम लोग अभी तक 2 चीज़ पढ़े, फिजियोलॉजी और सिक्रीशन और उसका रेगुलेशन। फिजियोलॉजी क्या था, 3 सेल्स थे, पैराइटल, पेप्टिक सेल्स और सुपरफिशियल सेल्स। काम का क्या था, पैराइटल सेल किसको निकाल रहा था, गैस्ट्रिक एसिड को। पैराइटल सेल को देखे हम लोग तो क्या, 3 एक साइड के रिसेप्टर थे, एक अलग साइड का। एक साइड के रिसेप्टर को याद करने के लिए क्या याद किए थे हम लोग, एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन क्यों, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर, गैस्ट्रिन रिसेप्टर और एस्टो रिसेप्टर। और इधर साइड के लिए क्या याद किया अपन लोग, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर, सिंपल। तो देखो ये हम लोग इसका समझ गया, फिजियोलॉजी क्या होता है, उसका रेगुलेशन क्या होता है। अब अगर इतना बेसिक आता है अपने को तो अपन लोग इसका क्लासिफिकेशन समझ पाएंगे। अल्सर क्यों हो रहा है अपने अंदर, देखो अल्सर या तो उन दवाइयों की वजह से हो रहा होगा, NSAID या H पाइलोरी, तो उसके लिए तो स्पेसिफिक होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को पूछेंगे ना, तो वो यही बताएगा यहाँ पे एसिड ज़्यादा था, एसिड ज़्यादा था तो वहाँ की टिश्यू को डैमेज कर रहा था, और टिश्यू को डैमेज कर रहा था तो अंडरलाइंग टिश्यू दिखने लग जा रही थी, और अंडरलाइंग टिश्यू दिखने लग गई तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं, सिंपल। तो वही है, अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर बच्चे के हिसाब से देखा जाए तो एसिड को घटाना पड़ेगा। तो या तो एसिड के सिंथेसिस को ही घटवा लो, या तो जो बना हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर दो, सिंपल। तो डिक्रीज एसिड सिक्रीशन, न्यूट्रलाइज एक्सिस्टिंग एसिड, और फिर स्पेसिफिक अल्सर के लिए अलग स्पेसिफिक ड्रग्स देखेंगे। तो देखो एसिड को सिक्रीशन को घटाने के लिए हम लोग को 2 स्टेट में जाना पड़ेगा। एक कहाँ पे जाना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा कहाँ पे जाना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश मतलब क्या, H2 ब्लॉकर्स, P मतलब क्या, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। फिर आंध्र प्रदेश में क्या है, एंटीकोलिनर्जिक, और प्रदेश मतलब क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, सिंपल। तो देखो H2 ब्लॉकर जो है ना, उसके लिए हम लोग दिन का इस्तेमाल करते हैं। दिन, दिन मतलब क्या, सीमेंट का दिन मतलब सिमेटिडिन, और रानी जी का दिन मतलब रानिटिडिन, सिंपल। ठीक है, उसके बाद अपन लोग करते हैं क्या, ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर में हम लोग देख रहे हैं प्रजोल। प्रजोल में अपना 2 आता है, ये प्रजिक्ता कोली से प्रजोल याद कर लो, ओमोप्राजोल, और लेंस को जोड़ेंगे तो लेंसाप्राजोल। ठीक है, तो एसिड सिक्रीशन घटाने के लिए हिमाचल प्रदेश का काम हो गया, H2 ब्लॉकर्स और
प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। H2 ब्लॉकर से हम लोगों ने दिन का इस्तेमाल किया, मतलब क्या, सिमेटिडिन और रानिटिडिन। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर प्रियक्ता कोली मतलब प्रजोल का इस्तेमाल किया। इसमें हम लोग याद कर लिए, ओम से ओमाप्राजोल और लेन से लेंसोप्राजोल। आंध्र प्रदेश का अगर देखेंगे तो एंटीकोलिनर्जिक, तो एंटीकोलिनर्जिक में पाइन का इस्तेमाल करो, पाइन। तो देखो तिलेंजापीन, पिरेंजापीन। और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग तो आसानी है, ये क्या है, मिजोप्रोस्टॉल, सिंपल। तो अपन लोग घटाने के लिए 4 का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, मतलब क्या, H2 ब्लॉकर्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एंटीकोलिनर्जिक और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, सिंपल। दिन, पिन, प्राजोल्स और इसका तो मिजोप्रोस्टल है ही, सिंपल। फिर एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो अपने को एंटासिड देना होगा। तो 2 टाइप का होगा, जो सिस्टम में रह के काम करे उसको कहेंगे सिस्टमिक एंटासिड, जो सिस्टम के बाहर से काम करे उसको कहेंगे नॉन सिस्टमिक एंटासिड। और सिंपल सी बात है, जो सिस्टम में रहेगा वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा, नंबर 1 पे रहेगा, तो उसमें +1 चार्ज रहता है, मतलब क्या, सोडियम का इस्तेमाल इसमें होता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। या फिर जो सिस्टम के बाहर होगा वो दूसरे तीसरे नंबर पर आएगा, तो इसलिए उसमें मैग्नीशियम कैल्शियम आते हैं, तो ये मैग्नीशियम के सॉल्ट्स और कैल्शियम के सॉल्ट्स, सिंपल। तो ये अपना एसिड को घटाने के लिए 2 पार्ट हो गया, या तो एसिड के सिक्रीशन को घटाओ या तो एग्जिस्टिंग एसिड को घटाओ। और अल्सर के स्पेसिफिक के लिए अपन लोग देखो वहाँ पे कौन करवा रहा था अल्सर, H. पायलोरी, तो उसके अगेंस्ट ड्रग दिलवा दो, या तो फिर अल्सर को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्रग होते हैं, अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स, जैसे ऐसे टाइप के, उनको हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे जाके। तो इससे क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में हो गया, एसिड को घटवाओ, जो एग्जिस्टिंग एसिड है उसको निपटाओ, और अल्सर को प्रोटेक्ट करो, सिंपल। तो देखो अब अपन लोग देखते हैं एसिड को घटवाने वाले मेन, सबसे मेन अपना क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जो अपन लोग ये प्रजोल देख रहे थे ना, प्रियक्ता कोली वाले, सबसे मेन वही होता है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, अपन लोग अभी तक पढ़े क्या, ये पढ़े फिजियोलॉजी, रेगुलेशन और उसके क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। फिजियोलॉजी में 3 सेल्स थे, पैराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल्स, पेप्सिक सेल्स और सरफेस एपिथेलियल सेल्स। सबसे काम का क्या था, अपना पैराइटल सेल, उसी को ऊपर देखे बड़े थे, 3 रिसेप्टर एक साइड, 1 रिसेप्टर छोटे साइड। क्लासिफिकेशन में 3 पार्ट बांटे, एसिड को घटाए, एसिड को मतलब सिक्रेशन घटवाए, उसका एग्जिस्टिंग को न्यूट्रलाइज किए और अल्सर को प्रोटेक्ट किए, सिंपल। तो देखो इसमें हम लोग का क्या दिख रहा है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको 5 पार्ट में पढ़ेंगे, क्या मैकेनिज्म है उसका, उस मैकेनिज्म के अंदर हम लोग किस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीट कर दे रहे हैं, पर क्या एडवर्स इफेक्ट हो जा रहा है, और जब हम लोग ये दवाई खाए तो उसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है और किन ड्रग से रिलेट कर पा रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे याद करना, ठीक है। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, खाए हम लोग ओरल, तो प्रो ड्रग है, इसके अंदर 2 था, प्रजोल है ना, 2 था, ओम से जोड़ेंगे तो ओमाप्राजोल और लेंस से जोड़ेंगे तो लेंसाप्राजोल। तो देखो ओरल जो है वो प्रो ड्रग है, प्रो ड्रग हम लोग खाएं, स्टमक में ऑब्जॉर्व नहीं होगा, कहाँ पे ऑब्जॉर्व होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए डायग्राम से याद करो, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्व हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्व होकर ब्लड में पहुंचा, अब ब्लड के थ्रू कहाँ पे पहुंच गया, स्टमक में, स्टमक मतलब क्या, पैराइटल सेल। और पैराइटल सेल में देखो ये है अपना पैराइटल सेल। तो इसमें ये देखो ये जो ये कैनाल शेप का एरिया दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं कैनालिकुलाई। तो यहाँ पे एसिडिक पीएच है, यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड भरा हुआ है ना, तो एसिडिक पीएच है, तो उसमें क्या, ये जो अपन लोग प्रोड रखाए थे वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उस एक्टिव फॉर्म का नाम क्या है, सल्फिनामाइड। तो ये सल्फिनामाइड क्या करेगा, एसिड से बाइंड करेगा और इसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा इस प्रोटॉन पंप को, तो ये रिवर्सिबल इनएक्टिवेशन हो गया, समझ में। इसलिए किसी भी टाइप का स्टिमुलेशन होगा तो भी यहाँ से गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन नहीं होगा, सिंपल। तो अपना ये क्या हुआ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनएक्टिव ड्रग खाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में पहुंचा, स्टमक में पहुंचा, एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट फॉर्म को सल्फिनामाइड का है, उसने प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर दिया, तो किसी भी टाइप के स्टिमुलेशन से गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन नहीं हो रहा है। तो ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और उस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को 3 जगह अपने को यूज में लाना। क्या 3 जगह है, फोटो याद करो, ये अल्सर का फोटो दिख रहा है तुम्हें, मतलब क्या, पेप्टिक अल्सर, मतलब ये वाला अल्सर को ट्रीट करता है, पेट का करता है, पर फोटो या उससे यहाँ लगा दिया। दूसरा एलाइसिन बंडल सुने हैं ना अपन, तो उससे ही एलाइस से ही निकाले एलिसन, मतलब क्या, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। और तीसरा अपना क्या होता है, GERD, सिंपल। तो देखो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम और GERD, हाँ। तो अपना यहाँ पे क्या है, सब में एक सिंपल सा भी एक ही यूज होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देखते हैं क्या होता है। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में क्या होता है, अपने को गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड होते हैं ना, उसका ट्यूमर हो जाता है। तो उसका ट्यूमर हो गया तो गैस्ट्रिन बहुत बनेगा, और गैस्ट्रिन बहुत बनेगा तो कहाँ पे पहुँचेगा, ब्लड में जाएगा। तो ब्लड में क्या हो जाएगा, हाइपर गैस्ट्रिनीमिया हुआ। तो अब गैस्ट्रिन किससे बाइंड करता है, अपन लोग अभी पैराइटल सेल देख के आए हैं, उसमें 3 रिसेप्टर होते हैं, ACH, AC को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते थे, G में, G मतलब क्या, गैस्ट्रिन रिसेप्टर।
तो यही जो गैस्ट्रिन बहुत सारा है वो किसको स्टिमुलेट करेगा, पैराइटल सेल को, और पैराइटल सेल को जब स्टिमुलेट करेगा तो किसका प्रोडक्शन होगा, एसिड का एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा, और ये एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, अल्सर बन जाएगा। सिंपल, ये जर्जलिन अल्सर सिंड्रोम में इसलिए अल्सर बनता है। उसको ट्रीट क्यों करेंगे, पीपीआई दिए, पीपीआई देंगे तो एसिड का प्रोडक्शन कैसे घटेगा, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करके, और एसिड का प्रोडक्शन घटा तो अल्सर का हीलिंग हो गया। सिंपल। सिमिलरली जीईआरडी में भी यही होता है। जीईआरडी क्या होता है, यहाँ पे जो ये क्या रोक के रखता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज जिसको कहते हैं, मतलब ईसोफेगस में जो जाता है ये एसिड, बार बार अगर जाते रहा तो ये देखो ईसोफेगस को बार बार इरिटेट करेगा, और इरिटेट करेगा तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन कराएगा। तो क्रोनिकली अगर ये जाता है, वही बोल रहा है कि अगर एसिड कंटेंट ईसोफेगस में क्रोनिकली जाता है तो क्या हो जाएगा, क्रोनिक ईसोफेजाइटिस। और क्रोनिक तो इसको ठीक करने के लिए क्या दे रहे हैं हम लोग, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे रहे हैं, तो एसिड घटेगा, और जैसे ही एसिड घटेगा तो यहाँ पे अल्सर को हील होने का टाइम मिल जाएगा। यहाँ पे भी वही काम था, प्रोटॉन पंप दिए, एसिड घटा दो, अल्सर को हील होने का काम करेगा। सेम प्रिंसिपल यहाँ भी लगेगा, प्रोटॉन पंप दिए, और इसको प्रीफर क्यों करते हैं H2 ब्लॉकर्स के ऊपर, क्योंकि ये जल्दी काम करता है, जल्दी काम करेगा तो हील भी जल्दी होगा अपना अल्सर। तो एसिड घटाया तो अल्सर हील हो पाएगा। सिंपल। तो पेप्टिक अल्सर में हम लोग दो टाइप के पीपीआई दे सकते हैं, या तो ओरल या फिर आईवी। आईवी कब देते हैं, तब इमरजेंसी कंडीशन हो, जैसे कि एक्यूट अल्सर या फिर स्ट्रेस अल्सर में। जबकि ओरल कब दे रहे हैं हम लोग, NSAID में या फिर H. pylori इंड्यूस में। तो चलो अभी छूट गया होगा, फिर से देखते हैं। प्रेजोल थे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था उसका, ओरली खाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से ब्लड में गया, ब्लड से पैराइटल सेल को स्टिमुलेट किया, कैनालिकुलाइम एक्टिवेट होकर इसको इनएक्टिवेट किया। थेरेपेटिक जो थीम था, अल्सर में हीलिंग करवा, मतलब पेप्टिक अल्सर का हीलिंग करवा, गलीगर एलिसेट सिंड्रोम के कारण जो अल्सर बन रहा था उसका हीलिंग करवा रहा था, और जीईआरडी में जो ईसोफेजाइटिस में अल्सर बन रहा था उसको ठीक करा रहा था। ठीक है, दूसरी किस्सा ओरल या फिर आईवी। आईवी कब देते हैं, जब इमरजेंसी कंडीशन हो, ओरल कब देते हैं, जब कोई इमरजेंसी कंडीशन ना हो। सिंपल। तो अपन लोग ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, थेरेपेटिक देखा, अब क्या देखते हैं, एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट को दो पार्ट में बांटो, या तो एक्यूट इफेक्ट और एक क्रोनिक। तो अगर हम लोग क्रोनिकली लेते रहेंगे ना, तो क्रोनिकली एसिड का मात्रा घट जाएगा अपने अंदर, और घटेगा तो जो ऑब्जॉर्प्शन था वो भी घट रहा होगा। तो इसलिए अगर विटामिन B12 का ऑब्जॉर्प्शन घटा तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन घटा तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। सिमिलरली गैस्ट्रिन का लेवल, अब देखो नहीं एसिड कम होगा तो अपना बॉडी नए फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू बोलेगा कि भाई अपने अंदर तो एसिड ही नहीं है, तो गैस्ट्रिन ग्लैंड को बोलेगा गैस्ट्रिन निकालो ताकि अपने अंदर एसिड की सिक्रेशन बढ़े। तो बार बार गैस्ट्रिन ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो गैस्ट्रिन बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो वो ग्लैंड हाइपर एक्टिव होकर क्या हो जाएगा, बार बार उसको हाइपर गैस्ट्रिनीमिया होकर गैस्ट्रिन निकालते आ रहा है, पर एसिड तो बन नहीं रहा है अपना, क्योंकि वो तो ब्लॉक्ड है, उसका रिसेप्टर ही पीपीआई तो ब्लॉक्ड है। तो तुम यहाँ से कितना भी गैस्ट्रिन से स्टिमुलेट करा दो, पीपीआई ही ब्लॉक्ड है, तो अपना एसिड तो प्रोड्यूस होगा नहीं। तो क्या हो जाता है कि हाइपर गैस्ट्रिनीमिया के कारण गैस्ट्रिनोम हो जाता है। सिंपल। अब देखो, अब अपना क्या है यहाँ पे, ये एक्यूट इफेक्ट था, ये क्रोनिक इफेक्ट था। क्रोनिक में क्या, एक तो एब्जॉर्प्शन घट रहा था, और अपना क्या हो जाता है, गैस्ट्रिनोमा। एक्यूट इफेक्ट में क्या होता है, जनरली हेडेक, नोजिया और एब्डोमिनल पेन, जो नॉर्मली अपने को होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन लोग इसका दो पार्ट, इसका फार्माकोकाइनेटिक्स और ड्रग इंटरेक्शन। तो देखो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है इसका, हम लोग ओरली आरवी लेते थे, तो अपन लोग दो ही प्रजोल याद किए हैं, लेंसाप्रोजोल और ओमाप्रोजोल। तो लेंसाप्रोजोल हम लोग देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, लेंसाप्रोजोल इज बेटर देन ओमाप्रोजोल, क्योंकि ये सबसे पहले वाला ड्रग था जिसको हम लोग ढूंढे थे। तो लेंसाप्रोजोल इज बेटर देन ओमाप्रोजोल। जब खा लिए तो किसके थ्रू एडमिनिस्टर करेंगे, ओरली अगर एडमिनिस्टर करें तो 30 मिनट पहले देंगे। क्यों, क्योंकि उस समय गैस्ट्रिक एसिड बनने लग जाएगा। अपना इसका काम क्या है, गैस्ट्रिक एसिड की सिंथेसिस को रुकवाना, ये ना कि उसको न्यूट्रलाइज कराना। तो पहले देंगे तब ना सिंथेसिस रुकेगा, नहीं तो मान लो निकल गया तब दे के भी क्या फ़ायदा, गैस्ट्रिक एसिड तो अपने पेट में आ जाएगा ना, अल्सर हो जाएगा। 30 मिनट पहले दिया जाता है खाना के, क्योंकि खाने को के 30 मिनट पहले अपने अंदर स्टिमुलेट होने लग जाता है कि हाँ आप खाना खाने वाले हैं, तो अपन लोग बना देते हैं। फिर उसका इफेक्ट क्या होगा, या एसिड को घटाएगा कितना, 80 से 90%, बहुत पावरफुल है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है ओवर अदर एसिड सिक्रेशन घटाने वाले से। इसका हाफ लाइफ जरूर 1.5 घंटे का होता है, पर ये 24 घंटे के लिए सप्रेस कर देता है पूरे को। इसलिए पीपीआई अगर सप्रेस रहा तो, प्रोटॉन पंप सप्रेस रहा तो एसिड का प्रोडक्शन नहीं होता है। सिंपल। और मेटाबॉलिज्म, ये प्रोटीन से, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होके जाता है और लिवर में मेटाबॉलाइज होके फिर यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। सिंपल। तो कहाँ से लिए, ओरल या फिर आईवी के थ्रू से लिए, जो कि 30 मिनट पहले लिए, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कराया, अपना 80 से 90% घटा दिया 24 घंटे के लिए। मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, लीवर में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ चिपक के चल दिया, और एक्सक्रीटियस में हो गया यूरिन में। सिंपल। अब बचा क्या अपना, अपन लोग ने एमओए देख लिया, अपन ने थेरापेटिक यूज देख लिया, अपन ने एडवर्स इफेक्ट देख लिया, ये अपन ने ये देख लिया क्या,
फार्माकोकाइनेटिक्स। अब देखो ड्रग इंटरेक्शन, तो ड्रग इंटरेक्शन में क्या हुआ, एक ही याद कर लो, ये तो पेंटाप्रोजोल छोड़ दो। इसमें ओमोप्रोजोल बहुत प्रीमिटिव ड्रग है, ये समझ लो। तो प्रीमिटिव है ना, ओम कब का है, पुराना समय का है ना, तो प्रीमिटिव ड्रग है, तो इसके बहुत सारे ड्रग इंटरेक्शन है, जबकि लेंसाप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल ये सब का नहीं होता। तो इसका है, तो कि नॉर्मल ड्रग्स का क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। अगर मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होगा ना तो उनकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, इसलिए फेनिटोइन, वारफरिन, डायज़ेपाम इन सब की टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर में अभी तक क्या क्या पढ़े हम लोग, इसका जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होता है, 3 टाइप के सेल्स थे, सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल्स। इसमें फिर अगर इसको हम लोग का मेन कौन था, पैराइटल सेल, उसको देखें तो उसमें 3 रिसेप्टर, एक रिसेप्टर 3 क्या था, एसिटिलकोलिन, गैस्ट्रिन और H2, और ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर हो गया। इसका अगर हम लोग फिर क्या बोलते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देखो तो एसिड को घटवाओ, उसको न्यूट्रलाइज करवाओ, या फिर अल्सर स्पेसिफिक उसको न्यूट्रलाइज कराएं। इसमें घटवाने के लिए अपने पास 4 क्लासेस क्या थे, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, मतलब H2 ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, फिर अपना क्या था, एंटीकोलिनर्जिक और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, और न्यूट्रलाइज करने के लिए तो सिस्टम वाला चीज़ और नॉन सिस्टमिक चीज़, और अल्सर स्पेसिफिक तो अभी हम लोग जाके देखेंगे ही। तो ये देखो अभी तक हम लोगों ने क्या ये पढ़ा, क्या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, उसको 5 पार्ट में पढ़े थे, MOA, थेराप्यूटिक यूज, उसके एडवर्स इफेक्ट, उसके फार्माकोकाइनेटिक्स और उसका ड्रग इंटरेक्शन, सिंपल। तो देखो अब H2 ब्लॉकर देखते हैं। तो H2 ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर होगा, मतलब उसमें क्या हो रहा था, उसमें ब्लॉक कर रहा था कि इसको प्रोटॉन पंप को ना, इसमें उसमें इरिवर्सिबल इनहिबिशन होता है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव ब्लॉकिंग होगा इसका हाइड्रोजन चैनल का, और हाइड्रोजन चैनल अगर ब्लॉक कर देगा ना तो हाइड्रोजन ही नहीं आएगा, और हाइड्रोजन ही नहीं आया तो HCl ही नहीं बनेगा, और HCl नहीं बनेगा तो प्रोटेक्ट हो जाएगा अपना म्यूकोसा। तो ये होता है इसमें क्या, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकेज किसका होता है, H2, हाइड्रोजन का ब्लॉकेज हो जाता है, तो एसिड नहीं बनता है। वो 70 से 80% था ना पावरफुल, यहाँ 60 से 70% ही है पावरफुल ये, ठीक है ना। और ये 24 घंटे से कम ताकतवर रहता है, वो ज़्यादा दिन तक ताकतवर रहता है। चलो, तो इसका जो थेराप्यूटिक यूज़ होता है ना वो सिमिलर होता है, वो पढ़ के आ गया तो ये पढ़ ली। पेप्टिक अल्सर में वो देते थे, ये भी पेप्टिक अल्सर में देते हैं, वो जॉलिंग अल्सर में देते थे, ये भी देते हैं, GID में उसको देते थे, इसको भी देते हैं। बस अंतर क्या है, PPI को ऊपर दिया जाता है, मतलब PPI इज़ बेटर देन H2 ब्लॉकर, PPI इज बेटर देन H2 ब्लॉकर, PPI सेम वही सिमिलर अल्सर्स में दिया जाता है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्या है, ये प्री ऑपरेटली भी दिया जाता है, क्यों, एस्पिरेशन न्यूमोनिया में, और इसका आंसर आपको कमेंट्स में डालना है क्यों दिया जाता है। एस्पिरेशन न्यूमोनिया को अवॉइड करने के लिए प्री ऑपरेटिवली दिया जाता है ये, ठीक है ना। अंत में तो फिर इसको मैं पिन कर दूंगा। तो अपने पास H2 ब्लॉकर था, क्या इसका काम क्या था, हाइड्रोजन को घुसने ना दो ताकि HCl ना बने, थेराप्यूटिक यूज सिमिलर थे, ठीक है। अब बस एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें क्या है, अपन लोगों ने जब H2 पढ़ा था तो उसके लिए ट्रिक पढ़े थे दिन, ये देखो, ये दिन का फोटो लगाए थे ना अपन, कहाँ गया, दिन का फोटो लगाए थे। दिन से अपन लोग 2 पढ़े थे, सिमेट्रिडिन और रानिट्रिडिन। प्रजोल तो पढ़ चुके ना, ओमाप्राजोल और लैंसाप्राजोल। तो सिमेट्रिडिन और रानिट्रिडिन देखते हैं। तो देखो सिमेट्रिडिन और रानिट्रिडिन को याद करने के लिए सिंपल से उनके प्रॉपर्टीज़ को देखो। ये सीमेंट मतलब क्या, ये मजदूर है और ये रानी है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक, ताकतवर कौन ज़्यादा होगा, ये कि ये ताकतवर ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये चुगली चाय में रहेंगे, पर ये क्या है, अपना नोफा, जब टॉप पे चलेगा इनके पास काम ही इतना है कि इधर उधर की बातें नहीं कर पाए, नोफा एटीट्यूड में है, ठीक है। तीसरा क्या है, गलत काम में इन्वॉल्व, मतलब इसमें सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें नो सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट होगा, और इनका दिमाग ख़राब रहता हुआ, लेकिन ये एकदम कूल माइंड वाले हैं, ठीक है। इन 4 चीज़ को अगर लेके चलोगे ना, ये 4 क्राइटेरिया को, तो इससे इसका कंपेरिजन याद हो जाएगा। मतलब क्या, सिमेट्रिडिन वाला कम ताकतवर, लेस पोटेंट है, ड्यूरेशन भी कम रहता है, ठीक है ना, जबकि ये ज़्यादा ताकतवर है, लॉन्गर ड्यूरेशन तक काम करता है। दूसरा ये क्या था, ये अपना चुगली चाय में, क्योंकि इसके पास काम कम है तो चुगली चाय ज़्यादा करता है, तो मतलब क्या, इंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण क्या होगा, ड्रग इंट्रैक्शन होगा, जिनके कारण मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना ड्रग का, उन इंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो ड्रग इंट्रैक्शन बढ़ जाता है। कौन सा, जैसे डिजॉक्सिन या फिर फेनिटोइन। और इसमें नो फैक एटीट्यूड है, तो कम जो इंजाइम है साइटोक्रोम P450 उसको कम, उसके लिए कम एफिनिटी है, तो उसका ड्रग इंट्रैक्शन भी कम हो जाता है, ठीक है। तीसरा अपना क्या है, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट। ये सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट था, इसका नहीं था, तो क्या था, प्रोलैक्टिन लेवल को बढ़ा देता है, उसके कारण क्या होगा, गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, और स्पर्म घट जाएंगे, और एजोस्पर्मिया के कारण क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस हो जाएगा। और चौथा क्या था, दिमाग खराब, मतलब क्या, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ये सीनियस मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस करा सकता है, सिंपल। तो सीमेंट वाला, इसको क्या याद करना है अपने को, सिमेट्रिडिन, ये कम ताकतवर होगा, ये चुगली चाय करेगा, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट करेगा, और क्या, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट करेगा, सिंपल। उसका अपोजिट इसमें लगा दो। अब अपने पास कौन से ड्रग थे, ये सब ड्रग जो अपन लोग पढ़ के आए अभी तक यहाँ तक, ये सब ऐसे थे जो कि एसिड के सिक्रेशन को घटाए, पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसिड है उनको भी तो निपटाना है,
तो उनको निपटाने के लिए अपने पास ये वाले एसिड हैं, मतलब क्या, एंटासिड। तो एंटासिड क्या करते हैं, नाम में ही समझो, एसिड के अगेंस्ट काम करें, न्यूट्रलाइज गैसिक एसिड, ताकि पीएच बढ़ सके। तो जो आइडियल एंटासिड है ना, उसके कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक है, अगर वो मैच कर रहा है तो आइडियल है, पर अभी तक आइडियल उतना मिला नहीं है अपने को। क्या, पहले देखो, मान लो ल्यूमन में अपने स्टमक है, ये स्टमक का ल्यूमन है मान लो, वहाँ पे पहुँच गया, तो पहले उसको वहाँ रोक के रखो। दूसरी बात क्या, वहाँ रोके तो वहाँ नाटक ना करे, और नाटक ना करे तो फिर कोई कॉन्सिक्वेंस ना प्रोड्यूस करे। मतलब क्या, वो नॉन एब्जॉर्बेबल होना चाहिए, कहीं गया नहीं, अब वहीं रह गया, तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया, एसिडोसिस कर दिया, अल्कलोसिस, ऐसा ना करे, और एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। और लास्ट में क्या है अपना, गैस नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए, डू नॉट प्रोड्यूस CO2। 4 है अपने पास, ठीक है। तो ये क्या है, वहीं पे रखो, मतलब क्या, नॉन एब्जॉर्बेबल हो, ल्यूमन से क्रॉस करके, मतलब अपने को क्या न्यूट्रलाइज करना है, यहाँ स्टमक का न्यूट्रलाइज करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से एब्जॉर्ब होकर दुनिया भर के एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, बस यहाँ के एसिड को न्यूट्रलाइज करो और बाहर जाओ शांति से। तो नॉन एब्जॉर्बेबल होना चाहिए, डू नॉट एसिड बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, न्यूट्रलाइज कर बस, और CO2 ना प्रोड्यूस करें। तो अपने पास 2 थे, एक जो सिस्टम में रह के काम कर रहे थे उनका क्या नाम था, सिस्टमिक, और जो सिस्टम के बाहर से जनता लोग थे वो नॉन सिस्टमिक। तो नंबर 1 वाले सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये नॉन है, नॉन आइडियल, मतलब क्या, ये एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, पीएच ऑफ ल्यूमन को भी बर्बाद कर देते हैं, मतलब कैल्कुलोसिस, एसिडोसिस भी कर देते हैं, और क्या, CO2 प्रोड्यूस करवाते हैं, इसलिए नॉन आइडियल एंटी एसिड है। इसका काम क्या होगा, अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन में काम आता है। अब अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन क्या होता है, यूरिन को अगर हम लोग अल्कलाइन कर देते हैं ना, अगर ये गया तो ये अल्कलाइन हो गया यूरिन। अब कोई भी एसिडिक ड्रग अगर इधर आया, यूरिन से एब्जॉर्ब, किडनी से एब्जॉर्ब के यूरिन में आया, तो वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो एसिडिक था। एसिडिक ड्रग अल्कलाइन एनवायरनमेंट में सॉल्युबल हो जाएगा और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो अगर एसिडिक ड्रग का टॉक्सिसिटी हो रहा है ना, तो उस समय हम लोग को यूरिन को अल्कलाइन करना पड़ता है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है एंटासिड के अलावा। अच्छा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में किया जाता है, सोडियम रिटेंशन, क्योंकि देखो ये सिस्टमिक है, मतलब सिस्टम में चला जाता है, सोडियम रिलीज कर देता है सिस्टम में, और सिस्टम में चला गया तो क्या हो गया, वही इसलिए इसको नॉन आइडियल बोल रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में घुस जा रहा है ना। अपन को नॉन सिस्टमिक चाहिए था, वो ज़्यादा बेटर होता है ना। तो देखो, सोडियम को रिटेंशन हो गया मान लो अपने बॉडी में, इस सोडियम जब निकला तो सोडियम पानी भी खींचेगा, पानी खींचेगा तो हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्डियक फेलियर हो सकता है, सिंपल। अब जो सिस्टम के अंदर ना जाए, उसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो देखो, मैग्नीशियम ज़्यादा तेज़ काम करता है, एल्यूमिनियम थोड़ा स्लो काम करता है। तेज़ काम करता है तो डायरिया करा देगा, जबकि स्लो काम करता है तो कॉन्स्टिपेशन करा देगा, है ना। तो देखो, ये दोनों को कंबाइंड इफेक्ट को जोड़ा जाए तो क्या आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो अपना टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि तेज, स्लो, ये डायरिया, कॉन्स्टिपेशन नेट एक दूसरे को नल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो अपन लोग ने एंटासिड में क्या समझा, वो न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, गैस्ट्रिक एसिड को, ठीक है। और अपना आइडियल एंटासिड प्रॉपर्टी, गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। और अपना क्या बोलते हैं, इसके एंटासिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक देखेंगे अपन। तो सिस्टमिक वाला पार्ट में अपन, इसमें उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसके नॉन आइडियल होता है इसीलिए, और इसका तो चलो देख लिया। और ड्रग इंटरेक्शन समझते हैं, तो क्या होता है, जब एंटासिड दिए ना तो पीएच बढ़ा, और जैसे ही पीएच बढ़ा तो कुछ ड्रग जो हम लोग दे रहे हैं उनका क्या, वो इनसॉल्युबल कंपाउंड बना देते हैं, और वो इनसॉल्युबल कंपाउंड बना के उसका एब्जॉर्प्शन घट जाता है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, इनको पहले दे देना है, फिर इसको देना, नहीं तो ये दे देंगे तो इनका सोल्यूबल कंपाउंड बन जाएगा, तो इनका एब्जॉर्प्शन घट जाता है, इनका आयरन और टेट्रासाइक्लिन। चलो, ये हो गया, तो यहाँ तक बात खत्म हुई। फिजियोलॉजी, रेगुलेशन, क्लासिफिकेशन, प्रजोल्स, H2 ब्लॉकर्स, उनके सिमेट्रिन, रैनिटिडिन, एंटासिड, ठीक है। फिर क्या है अपना एंटी H pylori एजेंट्स, 2 और हैं छोटे छोटे, जैसे एंटी कोलिनर्जिक, इनको नहीं दिया जाता, इनके बस नाम याद कर लो, पिरिंजापिन, टिलिंजापिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन में भी मिजोप्रोस्टॉल है, पर इसको भी नहीं दिया जाता क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या, कार्बोनेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करा देगा तो बच्चा निकल जाएगा बाहर, एब्डोमिनल क्रैम्प भी करा सकता है, इसलिए, ठीक है। फिर एंटी H pylori एजेंट में क्या जाता है अपना, एंटी H pylori एजेंट है, तो एंटी H pylori एजेंट जो है उसमें बैक्टीरिया को देखो, रॉड टाइप को दिख रहा है, तो ग्राउंड नेगेटिव और रॉड शेप होता है, इसी से नेगेटिव साइन निकाल लो। और यूरिएज बनाता है तो उसके कारण यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, वो अमोनिया म्यूकोसा को डिस्ट्रॉय कर देता है, सिंपल। तो इसके अगेंस्ट हम लोग को कोई एजेंट बनाना है तो ट्रिपल थेरेपी या फिर क्वाड्रुपल थेरेपी दे सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली एंटीबायोटिक्स को तोड़ो मतलब बैक्टीरिया को तोड़ो, और जो अल्सर है उसको हील करवाओ, हील करने का। तो अल्सर को हील कौन करवा देता है, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, और एंटीबायोटिक्स को मार देगा। तो देखो, एक नॉर्मल देंगे और फिर अगर उसके रेजिस्टेंट हो तो एक रेजिस्टेंट वाला देंगे।
तो नॉर्मल वाला क्या है, क्लियर करने के लिए क्लेरिथ्रोमाइसिन, और उससे नहीं हुआ तो फिर एमॉक्सिसिलिन, और लास्ट में अपना ये लेंसाप्रोसोल तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे ही रहे हैं, ठीक है। और क्वाड्रुपल थेरेपी में अपन क्या है, नॉर्मल एंटीबायोटिक दिए जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल, ये दिए। उसके बाद अपन लोग अल्सर के लिए 2 चीज़ यहाँ पे दे रहे हैं, अल्सर को प्रोटेक्टिव ड्रग्स और वहाँ पे हील करने के टाइम देने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो अल्सर के प्रोटेक्टिव में आ गया CBS, सिंपल। तो एच पाइलोडी में अपने पास 2 है, ट्रिपल और क्वाड्रुपल। ट्रिपल में अपन लोग क्या दे रहे हैं, नॉर्मल एंटीबायोटिक्स, रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसमें क्या दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स, अल्सर प्रोटेक्टिव और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, सिंपल। और लास्ट है अपना अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स। तो अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स जो होते हैं ये अपने 2 होते हैं, एक शुक्र से याद कर लो सुक्रोलाफेट, और एक बिस्मथ से याद कर लो कोलाइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट, ठीक है ना। दोनों का काम क्या होगा ना, प्रोटीन को पर्सिपिटेट करवाएगा और वहाँ पे रीबिल्डिंग करवाएगा। तो ये प्रोटीन पर्सिपिटेट से रीबिल्डिंग होता है, साथ में एंटी माइक्रोबियल करेगा, सिंपल। और तो कुछ खास नहीं है, इतना ही है। थोड़ा बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स जो बचे हैं वो देख लेना नोट से, बस। चल बाय।